प्यारे बच्चों, एक बार फिर डीके गोयल की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे, हमारी पहली यूनिट पूरी हो गई थी और इसके बाद दूसरी यूनिट स्टार्ट हो रही है। और दूसरी यूनिट का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमारा क्या है, बिजनेस क्या है, लार्ज स्केल पर बढ़ने लग गया। तो लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ तो हमें बहुत सारी, हमें जैसे करियर के लिए काउंसलिंग की जरूरत होती है ना, तो बिजनेस को भी गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में अपने करियर को चूज नहीं कर पाते, वहीं रह जाते हैं। तो बिजनेस को भी उसी तरह, जैसे जैसे बिजनेस का लार्ज स्केल बढ़ता जाएगा तो उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो गाइडेंस कौन देगा, और ये गाइडेंस कौन देते हैं? प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत हैं। देखना, हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट में कि प्रबंध विज्ञान है, विज्ञान है। उसमें कहा था कि प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत है साइंस की तरह। तो हम उन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। अब सिद्धांत क्या है, वह सिद्धांत के बारे में क्या है, सिद्धांत क्या है, एक आधारभूत कथन, आधारभूत कथन अथवा सत्य है, अथवा सत्य है, जो क्या करता है, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस है जो अपने विचार या कार्य को, विचारों को तथा या जो हमारे कार्य हैं उनका क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस देता है। समझ आ रही है? तो सिद्धांत क्या है, हमारे बेसिक प्रिंसिपल है, एक स्टेटमेंट है। समझ आ रही है? जो हमारे विचारों को, कार्यों का मार्गदर्शन करता है। और ये जर्नल है, मानव के द्वारा बनाए गए, बिल्कुल कठोर नहीं है, इनको परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जा सकता है, जनरल प्रिंसिपल है। समझ आ गया होगा? तो सिद्धांत क्या है, जो विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं, राइट। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है कि इन सिद्धांतों की उत्पत्ति कैसे हुई, सिद्धांत कैसे बने। तो सिद्धांत हमारे मुख्य रूप से दो आधार पर बने, एक है अवलोकन आधार, दूसरा है प्रयोगात्मक अध्ययन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अवलोकन आधार में क्या होता है, हम किसी चीज को अवलोकन करते हैं, देखते हैं, हमारे पास कोई समस्या होती है, उसको गहराई से जांचते हैं और उसके बाद ऐसे सिद्धांतों की उत्पत्ति हो जाती है। कोई समस्या है, उसको विश्लेषण करते हैं। और जैसे हमारा एक सिद्धांत है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन में क्या है, हमारा तो जो बड़ा कार्य है उसके छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है और एक समूह को एक कार्य सौंप दिया जाता है, दूसरे समूह को दूसरा कार्य सौंप दिया जाता है। तो देखते हैं कि वो कार्य को पूरा कर पाता है, नहीं कर पाता। और देखा गया कि कार्य के विभाजन से कार्य संपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से हुआ। तो इस प्रकार ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमारे सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई, उद्गम हुआ। दूसरा जो हमारा बेसिस है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, प्रयोगात्मक अध्ययन। साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, उसी प्रकार मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट की गई। क्या की गई? एक्सपेरिमेंट किए गए और हमारे सिद्धांतों का उद्गम हुआ। आदेश की एकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ कमांड, उसमें क्या कहा गया, एक समूह का बॉस था, एक समूह का बॉस कितना था, एक। ये ग्रुप है हमारा, एक इसका एक ग्रुप बॉस है और दूसरे ग्रुप के दो बॉस थे। तो उनको ऑर्डर एक बॉस दे रहा था और जो दूसरा ग्रुप था उसको ऑर्डर दोनों दे रहे थे, भाई ये करो, ये करो। मैं कहता हूं कि आप ये काम करना है और दूसरे वाला बॉस कहते हैं ये काम करना है। तो आपस में उनके ऑर्डर में क्लैश हो गया, तो यूनिटी ऑफ कमांड पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। और जो ग्रुप जिसका एक ही बॉस था तो वो अच्छे से कार्य कर पाया। तो इस प्रकार हमारे सिद्धांतों की उत्पत्ति दो तरीकों से हुई, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। समझ आ गया होगा? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांतों की नेचर। प्रबंध के सिद्धांतों की
नेचर। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, POM, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि ये कैसे है। कोई भी चैप्टर हो उसमें हम नेचर देख रहे हैं, इनकी प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है। तो एक एक टॉपिक लेंगे हम। सबसे पहले है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक अनुकूलता या यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जो प्रबंध के सिद्धांत है वो ये नहीं कि बिजनेस में, चाहे गैर बिजनेस हो, सभी में पूरी तरह से लागू होती हैं। एक समान सिद्धांत कहा गया है इसकी दोनों क्षेत्रों में, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो चाहे गैर बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, दोनों में पूरी तरह से लागू होते हैं। और दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, सामान्य मार्ग निर्देशन। सबसे पहले कहा गया कि जनरल गाइडलाइंस है। क्या है, सामान्य गाइडलाइंस, सामान्य मार्ग निर्देशन, जनरल प्रिंसिपल। यानी कि इनको फिजिकल जो भौतिक साइंस है उसकी तरह कठोर नहीं है, इनको आसानी से लागू किया जाता है और परिस्थितियों के अनुसार इनको बदला जा सकता है। नंबर 3 है अभ्यास और प्रयोगों द्वारा निर्धारण। तीसरा टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या, अभ्यास व प्रयोगों द्वारा निर्धारण। जितने भी हमारे प्रिंसिपल है इनको बार बार प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंट करके इनको निर्धारित किया गया है। क्योंकि जितनी भी हमारी समस्या आती है, समस्या को बार बार देखते हैं, उनको गहराई से चेक करते हैं, उसके बाद सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। तो सिद्धांतों को अभ्यास के द्वारा ढूंढा गया है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, वही बात है, प्रिंसिपल वहीं से बनता आ रहा है। और इसके बाद चौथा पॉइंट है लोचशीलता। लोचशीलता जो तीसरा पॉइंट था ना, ये उसी से सेम है। जो दूसरा पॉइंट था सामान्य मार्गदर्शन, उसी की बेस पर। यानी कि लोचशीलता, इनको कठोर नहीं है, समय के अनुसार, बदलती परिस्थितियों के अनुसार इनको लागू किया जा सकता है। और पांचवा पॉइंट है मुख्यतः व्यवहारात्मकता। व्यवहार में लागू लाए जा सकते हैं, मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और मनुष्य पर ही लागू किए जाते हैं, व्यवहार में लागू कर रहे हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत है, समता का सिद्धांत है, जो व्यवहार में लागू किए जाएंगे। और छठा पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है कारण एवं परिणाम संबंध। देखना, हमने पढ़ा था कि प्रबंध विज्ञान कैसे, और प्रबंध विज्ञान में हमने एक ही बात कही थी, क्या कही थी कि कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। तो उसी प्रकार जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो भी कोज एंड इफेक्ट में रिलेशन स्थापित करते हैं। हमारी कंपनी की सेल अगर 1000 करोड़ बिक्री हो गई तो उसका कारण हो सकता है एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, कारण बिल्कुल क्वालिटी अच्छी हो सकती है। यानी कि किसी चीज का जो रिजल्ट है तो उसका कारण भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है अनिश्चितता। अनिश्चितता, अनिश्चितता में प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। यानी कि इनको लागू करने या न करने का निर्णय लिया जाता है, मेरे ऊपर बेस है, मैं अगर मैनेजर हूं, मैं इनको लागू करूंगा या नहीं करूंगा। मतलब क्या कहा, व्यवहारिकता, इनको व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, परिस्थितियों के अनुसार इनको बदला जा सकता है। तो अगर इस सिद्धांत को लागू करने से लाभ प्राप्त नहीं होता तो छोड़ दिया जाता है। तो प्रबंध के सिद्धांतों की हमने नेचर पढ़ी है, सार्वभौमिक अनुकूलता, सामान्य मार्ग निर्देशन, अभ्यास और प्रयोगों द्वारा निदान, लोचशीलता, मुख्यतः व्यवहारिकता और कारण और परिणाम में संबंध, और लास्ट पॉइंट था अनिश्चितता।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमने अभी तक दो पढ़े कि सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांतों की उत्पत्ति कैसे हुई और इन सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है। अब हम देखते हैं कि इन सिद्धांतों का इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात कर रहे थे कि हम इन सिद्धांतों को बता दिया भाई प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, बिल्कुल सही बात है। अब इन सिद्धांतों को लागू क्यों करूं, आप कह रहे हो कि लागू करो या न करो। अगर इन सिद्धांतों को प्रबंध में लागू किया जाता, प्रबंध के सिद्धांतों को बिजनेस में एप्लीकेबल किया जाता है, तो देखना आपको क्या क्या फायदा हो रहे हैं, क्या क्या इसकी इंपोर्टेंस है। तो वही देख रहे हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों की इंपोर्टेंस क्या है। प्रबंध के सिद्धांतों की इंपोर्टेंस क्या है, क्या इंपोर्टेंस है। नंबर 1, ये जो हमारे मैनेजर है उनको उपयोगी ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। क्या है, प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं। कौन करवाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखना जितने भी सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई वो अपने अनुभव के आधार पर की गई। मेरे पास कोई समस्या आई, एक बार की बात है, आप छोटे बच्चे हैं जितने भी, आपने अपने बचपन में साइकिल चलाया होगा और साइकिल चलाते चलाते चैन उतर जाती है। चैन चढ़ाना किसने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। मिस्त्री के जाने से पहले हम खुद चढ़ा लेते थे। वो क्या था, हमारा लाइफ एक्सपीरियंस था। हम कहते हैं ना कि अपने माता पिता या अपने दादा दादी के पास बैठा करो, सारी बातें सोशल मीडिया पर नहीं मिलती, तो वो एक्सपीरियंस सिखाता है। तो जैसे जैसे कोई समस्या आती है और उस चीज में मैं पक्का हो जाता हूँ तो प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। कार्य विभाजन का सिद्धांत था। तो इस प्रकार हम इन बातों को अच्छे से सीख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा जो हमारे रिसोर्सेज है उनका अनुकूलतम उपयोग, अनुकूलतम उपयोग। जो हमारे रिसोर्सेज है, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार इनका अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार कि एक ही व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए, अगर दूसरे ज्यादा अधिकारियों से आदेश मिलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा मैं करूं क्या, तो इससे समय भी यूटिलाइज होगा और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। देर पे ऑर्डर करते रहे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, दिमाग में क्लैश उत्पन्न हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वैज्ञानिक निर्णय, वैज्ञानिक निर्णय। और चौथा पॉइंट मैं साथ में लिख रहा हूं कि बदलते वातावरण की आवश्यकता को पूरा करना। एक एक पॉइंट को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी पॉइंट लिख लेते हैं सबसे पहले। और लास्ट पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। और छठा पॉइंट है प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षण एवं शोध, शिक्षण एवं शोध। देखिएगा हमने दो पॉइंटों को डिस्कस कर लिया कि उनको उपयोगी ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि हमने हमारे जो रिसोर्सेज को उनके अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट था हमारे वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का मतलब है एक संतुलित निर्णय, बैलेंस डाइट की तरह। तो इसमें हमारा अगर किसी भी दिक्कत आती है तो हम उसको ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा विकास कर सकते हैं। और इसी में एक बात आती है भूल व सुधार, भूल व सुधार विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में यही किया जाता है, पहले भूल गया
फिर सुधार कर लिया। कहा भी जाता है अगर एक आदमी गलती कर लेता कोई बात नहीं, समझा दिया उसको, अगर दोबारा भी गलती कर रहा है फिर सुधार लिया, बार बार गलती नहीं करे तो भूल व सुधार। तो इसी में एक सिद्धांत है अधिकार व उत्तरदायित्व, अधिकार व उत्तरदायित्व, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसमें अधिकारों को भी सौंपा जाता है। भाई किसी काम को सौंपना है तो उसके लिए पर्याप्त अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। इसके बाद है बदलते वातावरण की आवश्यकता को पूरा करना। हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो व्यवहारात्मकता है, हमारी जनरल लाइफ में एप्लीकेबल है। अगर वो कठोर नहीं है, रूल ऑफ थंब इम्प्रेस नहीं है, समय की परिस्थितियों के अनुसार, बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसको चेंज किया जा सकता है। सबसे बड़ा फायदा यही है। जैसे अभी जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी के कारण समय चेंज हो गया, या कोई सरकार का नया नियम आ जाता है या कोई अन्य गाइडलाइंस आ जाती है तो उसको बदलते वातावरण की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, स्थिर नहीं है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। तो जो मैनेजमेंट है अपनी एफिशिएंसी में कैसे इंक्रीज करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके। जितना भी एफिशिएंट मैनेजर होगा अच्छी क्वालिटी देगा, कम कीमत पर देगा, कॉस्ट कम आएगी, और इसके साथ साथ वो अपने कर्मचारियों को उचित समय पर पारिश्रमिक देगा। अभी कुछ समय पहले 1 मई थी, 1 मई को क्या मनाया जाता है, लेबर डे। और लेबर डे पर मैं एक बात कह रहा था, लेबर डे पर एक बात कह रहा था कि हमारे जो भी कौन है, कर्मचारी है, मजदूर है, उनको समय पर नहीं, शाम को घर जाने से पहले उनको अगर मजदूरी दे दी जाए तो फलने फूलने लग जाता है, हमारा बिजनेस भी फलने फूलने लग जाता है। समझ आ रही है? तो सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करेगा। इसके बाद है प्रबंध, प्रशिक्षण, शिक्षण व शोध। प्रबंध के सिद्धांतों से हो रहे लाभों में समय समय पर नई नई रिसर्च हो रही हैं, शोधकर्ता ने और सुधारों की प्रेरणा देते हैं, जाने कुछ अनजाने में कुछ नया कर देते हैं, और नया कर देते हैं तो इस प्रकार हमारी रिसर्च होती है और नए नए ज्ञान उपलब्ध करवा रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनियों में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से एक डिपार्टमेंट भी स्थापित किया जाने लगा है और नई नई पद्धतियां विकसित की गई है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, प्रबंध के सिद्धांत क्या है, प्रबंध के सिद्धांत क्या है, प्रबंध के सिद्धांतों की उत्पत्ति कैसे हुई, और प्रबंध के सिद्धांतों का नेचर कैसी है, और प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्या है। समझ आया? तो इस प्रकार हमने अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कौन से सिद्धांत दिए, उन 14 सिद्धांतों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और इससे पहले इस वीडियो को ध्यान से सुने। आपका धन्यवाद।